प्रिय छात्रों, आपका न्यू आर्कट क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे कई दिनों से। आज का मेरा टॉपिक रहेगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है बाबू? शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है एक दूसरे के बटा में होना। ठीक है, तो इसलिए अपवर्तनांक का आपका फॉर्मूला हो जाएगा शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम का मतलब उस माध्यम यानी जिस माध्यम में हम लोग निकालेंगे, जैसे हमको बोला जाएगा कि पानी का अपवर्तनांक निकालिए तो उस माध्यम की जगह पानी हो जाएगा। ठीक है, यदि हमको कांच में बोला जाएगा तो उस माध्यम की जगह कांच हो जाएगा। ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल होता है। शून्य का मतलब शून्यता ऐसी कोई जगह नहीं है। शून्य का मतलब निर्वात होता है। ठीक है, तो शून्यता ऐसी कोई जगह नहीं है, इसलिए हम हवा को ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपवर्तनांक को हम लोग n से सूचित करते हैं और शून्य में प्रकाश की चाल को c से और उस माध्यम प्रकाश की चाल को c स्मॉल m से। ठीक है, यहाँ m का मान बदलते रहेगा। यदि कांच का निकालना होगा तो कांच को इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, इसलिए यहाँ Cg हो जाएगा और यहाँ Ng हो जाएगा। ठीक है, बदलते रहेगा। और एक बात और आप लोग पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होता है। जो अपवर्तनांक होता है इसकी कोई इकाई नहीं होता। इकाई का मतलब जैसे आप लोग लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी होता है ना, उसी तरह इसका भी कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए। इसका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसकी जानकारी आपको अभी तुरंत आगे हो जाएगी, ये आप लोग उतार लेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अपवर्तनांक फिर समझाते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं, दिखाते हैं। अब हम निकालते हैं पानी का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा पानी का अपवर्तनांक? तो देखिए ऊपर का नहीं बदलेगा, ऊपर जो फॉर्मूला था वही रहेगा। शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम, किस माध्यम में चाहिए हमको? पानी में चाहिए ना, तो इसलिए उस माध्यम की जगह पानी हो जाएगा, यानी पानी में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चे, तो देखिए मेरे बाबू, इसको एक फॉर्मूला को और तरीका से लिख सकते हैं। देखिए अपवर्तनांक को तो हम लोग n से सूचित करते हैं। ठीक है, और पानी बोला है तो पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर, इसलिए स्मॉल w डाल देंगे। इसी फॉर्मूला को फिर शून्य में प्रकाश की चाल, देखिए c का c रहेगा, नहीं बदलेगा, और बटा में c भी रहेगा, c प्रकाश की चाल, और पानी बोला है तो यहाँ पर c m की जगह w हो जाएगा, यानी n w बराबर c बटा में c w। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। हमेशा इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, छोटा वाला। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए शून्य में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो लिखते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बटा में पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखिए मेरे बाबू 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। देखिए किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड भी कट गया। अभी देखिए आप लोग चाहेंगे तो 25 का पढ़ा डायरेक्ट याद हो तो 25 से कटा सकते हैं आप लोग। हम 25 से डायरेक्ट कटाते हैं तो 25 से कम 25 बच जाएगा 5 जीरो, 25 दूना 50, यानी 12 बार में 300 कट गया। उसी तरह 25 की पढ़ा में 9 बार में 225 आता है, कट गया। और मेरे बाबू देखिए 3 के पढ़ा में 4 बेरी में 12, तितली के 9, और देखिए किलोमीटर से किलोमीटर भी कट गया है। अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसकी जो इकाई होती है कट जाती है। देखिए ऊपर भी किलोमीटर प्रति सेकंड, नीचे भी किलोमीटर प्रति सेकंड। जब ऊपर नीचे कट ही गया तो कुछ नहीं बचा ना, इसलिए इसकी कोई नई इकाई होती है। तो मेरा क्या बचा है बाबू? ऊपर 4 बचा है तो 4, अब बटा में 3 बचा है तो 3। इसको भागा देंगे तो 1.33 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा कि पानी का अपवर्तनांक क्या होता है तो 1.33 आप लोग डायरेक्ट बता देंगे। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं लिखेंगे मेरे बच्चे, कोई नहीं लिखेंगे। ठीक है, आइए एक अन्य उदाहरण की बात करते हैं। अभी हम लोग पानी का निकाले, अब हम लोग कांच में निकाल कर देखते हैं कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है,
कांच का अपवर्तनांक बराबर कांच का अपवर्तनांक निकालते हैं। देखिए कांच का अपवर्तनांक बोला था, अपवर्तनांक को तो यंग से सूचित करते हैं। कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लास, इसलिए यहाँ पर छोटा सा जी लिख देंगे, ठीक है। अब शॉर्ट ब्रेक फॉर्मूला लिख रहा है। और शून्य में प्रकाश की चाल को सी, ये तो सी नहीं बदलेगा, बटा में जो सी और यम है, यम की जगह क्या हो जाएगा? स्मॉल जी हो जाएगा, क्योंकि हम कांच में प्रकाश की चाल निकाल रहे हैं। तो देखिए मेरे बाबू, शून्य में प्रकाश की चाल वही 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, बटा में ग्लास में यानी कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड भी कट गया, तो ऊपर क्या बच गया मेरे बाबू? 3 बटा में 2, कटाएंगे तो क्या आएगा? 1.5। यही हमारा आंसर हो गया। यदि आपसे पूछा जाएगा कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है तो आप लोग बताएंगे 1.5। वही पूछा जाएगा पानी का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.33 होता है। साथ ही साथ आप लोग के बुक में तालिका नंबर 2.1 है शायद, वो नीचे दिया गया है। वो तालिका जो है उसके में कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक दे दिया गया है, उसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। जिसमें दिया है कि हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है, 1.003 होता है, और जबकि सबसे हाईएस्ट जो होता है हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो 2 पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। आप लोग बोल रहे हैं कि सबसे कम अपवर्तनांक हवा का होता है, ठीक है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? हवा का, लगभग 1 होता है। दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे कि सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, जो लगभग 2.42 होता है। वो चीज आपको बुक में भी दिया है तालिका में, वो तालिका जरूर आप लोग उतार कर याद कर लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और आप लोग को एक और बात, हम आप लोग को सघन माध्यम, विरल माध्यम का परिभाषा बताए थे प्रकाश की चाल के आधार पे। यहाँ पे एक और परिभाषा बन जाता है सघन माध्यम, विरल माध्यम का, वो बता देते हैं कैसे। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होगा उसे हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। देखिए वहां पे क्या था? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक था उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबू कुछ और हो जाएगा। यहाँ पर अगर यदि पूछेगा कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है उसे सघन माध्यम, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक कम है उसे विरल माध्यम, ठीक है। ये भी दोनों परिभाषा आप लोग पॉइंट बना के लिख लेंगे अच्छे से सुनकर, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, उसको हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपेक्षिक अपवर्तनांक है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये क्या कहता है बाबू? 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक। फिर से 2 माध्यम है कोई, ठीक है, उसके निरपेक्ष जो अपवर्तनांक है उसको यदि हम एक दूसरे के बटा में लिखेंगे, ठीक है, तो या अनुपात में लिखेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई माध्यम 1 है, ठीक है, तो यान ये अपवर्तनांक को यान से सूचित करते हैं। माध्यम 1 लिए, जैसे कांच हम ले रहे थे, कांच के लिए यहाँ पर जी लिख रहे थे ना, तो उसी तरह यहाँ पर माध्यम 1 लिए तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक। तो इसकी N1 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा C/C1, ठीक है, क्योंकि जहां पर यम था वहां पर मान हम बदलते जा रहे थे, तो यहाँ यम की जगह 1 हो जाएगा। उसी तरह कोई माध्यम 2 है, तो इसलिए यहाँ पर N2 लिखेंगे तो C/C2 हो जाएगा। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाता है बाबू N2/N1। तो देखिए N2 को हम क्या लिखे हैं? C/C, N2 को C/C2, देखिए C/C2 लिख दिए। N1 का मान क्या है मेरे बाबू? C/C1, तो C/C1 लिख दिए। तो देखिए जो सबसे नीचे होता है वो कहा जाता है सबसे ऊपर, आपको पता ही है। तो C/C1 बटा में C2/C, तो देखिए C कट गया, तो ऊपर क्या बच गया? C1 और बटा में बच गया C2, ठीक है। तो C1/C2 हम तब यहाँ देख रहे हैं मेरे बाबू, जब हम माध्यम 2 लिए थे, देखिए माध्यम 2 पहले लिए थे, तो जब माध्यम 2 लिए थे तो उसका जो प्रकाश की चाल है वो नीचे चला गया, ठीक है। वही जो माध्यम 1 जो था दूसरे स्थान पे लिए थे उसका क्या गया? ऊपर आ गया। तो मतलब यही है कि आपेक्षिक अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाता है C1/C2, यानी जिसको हम पहले लेंगे वो नीचे चला जाएगा, जिसको बाद में लेंगे वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे बाबू अभी हम माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष लिए हैं, यदि आप चाहेंगे तो 1 के 2 के सापेक्ष भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप एक लाइन लिख लेंगे अच्छे से। क्या लिखेंगे नेक्स्ट? देखिए C1/C2 है, तो C1 क्या है? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और C2 क्या है?
माध्यम 2 में प्रकाश की चाल लिख सकते हैं। देखिए तो मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोग उतार लिए होंगे, उम्मीद करते हैं सब सारा चीज और अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर यही अपेक्षित अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला हो जाएगा। अपेक्षित अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाएगा बाबू, जो C1/C2 है, तो C1 किसका है, माध्यम 1 है, तो यहां लिख देंगे कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये बात समझ में आया होगा कि जो पहले लेते हैं वो नीचे चला जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को समझना जरूरी है। तो ये इसका अपेक्षित अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये आप लोग फॉर्मूला इस तरह अंडरलाइन करके, आप लोग ऐसे अंडरलाइन करके फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है, आगे काम पड़ेगा। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया जाता है बाबू, ठीक है। 2-2 नंबर का छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, कभी एक नंबरिया भी आ जाता है। इस फॉर्मूला का बहुत अधिक काम पड़ेगा, या अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला उसका भी काम बहुत अधिक मात्रा में पड़ेगा। तो एक अभी तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष लिए थे, 1 के 2 के सापेक्ष भी ले लेते हैं, मिटाते हैं, दोनों बता देते हैं। देखिए माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक। देखिए माध्यम 2 के सापेक्ष ले रहे हैं आप, आपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। यानी हम क्या ले रहे हैं, या तो अपवर्तनांक हो गया, पहले माध्यम 1 ले रहे हैं तो माध्यम 1 हो गया पहले, माध्यम 2 बाद में ले रहे हैं तो 2 हो गया पहले। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा N1/N2। उस समय क्या फॉर्मूला लिखे थे, N2/N1। तो N1 का मान क्या आया था मेरे बाबू, C/C1 यही आया था, और वही N2 का मान क्या था, C/C2, ऐसे लिख देंगे। तो देखिए मेरे बच्चे, जो सबसे नीचे वो कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर, यानी हम इसको लिख सकते हैं C/C2 और बटा में C1 × C। तो देखिए C कट गया, तो क्या आ गया, C2/C1, ठीक है। यानी आप लोग इसको फॉर्मूला को लिख सकते हैं कि N12 मतलब N12 का मतलब अपेक्षिक अपवर्तनांक N12 बराबर फॉर्मूला होता है C2/C1। ये फॉर्मूला आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो C2/C1, ठीक है, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर बाबू कि जो हम पहले लिए थे, देखिए वो बटा में चला गया। जब पहले हम 2 लिए थे तो उस समय जो 2 था नीचे चला गया था, लेकिन यही फॉर्मूला जब 1 हम पहले लिए तो 1 नीचे चला गया और 2 जो है ऊपर चला गया। तो यही अंतर मेरे बाबू बस समझना है, ठीक है, कि जो पहले लेंगे उसकी प्रकाश की चाल नीचे चली जाएगी और जो बाद में लेंगे उसकी प्रकाश की चाल ऊपर आ जाएगी, ठीक है। आइए इसकी कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं, ठीक है। ठीक है बाबू, उम्मीद करते हैं आप लोग ये उतार लिए होंगे, ठीक है। और आप लोग को एक उदाहरण लेकर इसका हम समझाते हैं, ठीक है। एक उदाहरण की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कांच, और यदि पूछ देता है परीक्षा में आप लोग को कि बताइए कांच और पानी का आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक, कांच और पानी का आपेक्षिक अपवर्तनांक आप लोगों को बाबू परीक्षा में कभी पूछ देता है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो अपवर्तनांक को तो n से सूचित करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ठीक। और हमको बोला है कांच पहले, तो कांच के लिए G लिखते हैं, आप लोग को कई बार बताया है। पानी के लिए W लिखते हैं, ठीक है। जहां पर 1 2 लिखते थे ना, तो यहाँ पर 1 2 का मान बदलते रहेगा। जब माध्यम 1 था तो 1 लिखे थे, माध्यम 2 था तो 2 लिखे थे। उसी तरह कांच और पानी का आपेक्षिक अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो n का n अपवर्तनांक के लिए, और कांच के लिए G मतलब कांच यानी ग्लास, वाटर मतलब पानी यानी W। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, NGW बराबर क्या हो जाएगा मेरे बाबू,
हम देखे थे कि जो सबसे पहले लिए थे वो कहाँ चला गया था, नीचे चला गया था, और जो बाद में लिए थे वो कहाँ चला गया था, ऊपर चला गया था। तो बाद में हम क्या लिए हैं, पानी। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा मेरे बाबू, पानी में प्रकाश की चाल बटा में, देखिए ग्लास पानी शुरू में लिए थे तो नीचे चला जाएगा, यानी कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, हमारा मकसद यही है बाबू समझाना कि जो पहले लेंगे वो नीचे चला जाएगा, तो जो बाद में लेंगे ऊपर चला जाएगा। जिसका ये फार्मूला होगा कि पानी में प्रकाश की चाल बटा में कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, इस फार्मूला को चाहते तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, NGW बराबर हम लोग CW लिख सकते थे बटा में CG लिख सकते थे। ऐसे भी फार्मूला को हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम इसी में मान बैठाते हैं। तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होते हैं मेरे बाबू, चाहे तो इस फार्मूला को आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं, उतार सकते हैं। हम इसी के आगे मान बैठाते हैं। तो देखिए मेरे बाबू, यही बराबर मानकर, तो पानी में प्रकाश की चाल आपका क्या होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वही कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए किलोमीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति सेकेंड कट गया। अब देखिए 3 को 0 से 3 को 0 कट गया। 25 के पढ़ा में 9 बार में 225 और 25 पढ़ा में 8 बार में 200। तो मेरे बच्चे NGW बराबर क्या आ गया, ऊपर 9 आ गया और बटा में 8 आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ में मेरे बाबू जरूर आ रहा होगा। इसको कटाएंगे तो क्या आएगा मेरे बाबू, 8 1 जा 8 यानी 8 एकम 8, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 1 पर 0 बैठाएंगे तो फिर से 8 एकम 8 एक बार में, फिर 2 बच जाएगा, 2 पर 0, 8 दूना के 16, फिर 4 हो जाएगा, 4 पर 0 8 5 40। यानी यदि पूछा जाएगा कांच और पानी का आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है तो आप लोग बताएंगे 1.125। और इसी तरह आप लोग चाहेंगे तो किसी भी पदार्थ का आप लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक निकाल लेंगे। ठीक है, और एक बात जो आप लोगों को बताए थे, जो लिस्ट वाला नीचे जो तालिका दिया गया है वो आप लोग जरूर याद करेंगे, जिसमें अपवर्तनांक बहुत सारा दिया गया है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग को जरूर इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, बतलाते हैं, ये आप लोग उतार लेंगे। ठीक है, उतारिए जल्दी से। तो देखिए मेरे बाबू, मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही है, अपवर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन का नियम क्या कहता है मेरे बाबू, जैसे आप लोग प्रकाश के अपवर्तन यानी चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे अपवर्तन का नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसी तरह अपवर्तन का नियम होता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, वो तल में की एक ही तल में होते थे, ये एक ही समतल में होते हैं। इसका क्या मतलब, देखिए कोई भी दुनिया की कोई भी चीज को ड्रा करने के लिए 3 तल होते हैं। ठीक है, 2 तल आप लोग हमेशा जानते हैं कि जो ऐसे होता है उसको x तल कहते हैं। ठीक है, और जो ऐसे आता है उसको क्या कहते हैं, y तल। ठीक है, जानते हैं आप लोग। एक और तल होता है बाबू z तल, जिसको हम लोग बोर्ड पे दर्शा नहीं सकते हैं। दुनिया में 3 तल होते हैं जिसको उसी के सहारा से हर चीज को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। लेकिन उस तल को जो z तल है उसको हम लोग बोर्ड पे नहीं दर्शा सकते। वो कैसा तल होता है, जैसे उधर से कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है, उधर से डायरेक्ट हमारे पे कोई प्रकाश पड़ रहा है तो उसको हमको पता चल रहा है नहीं, तो वो आकर इस पे भी जा रहा होगा, हो सकता है बोर्ड के अंदर से भी प्रवेश करके गुजर जा रहा होगा, तो भी एक क्या हुआ, जेड तल हुआ। देखिए ऐसे आया, उस तरफ क्रॉस किया, निकल गया। तो वो तल को जो देखिए हम लोग जेड तल को नहीं देख पाते हैं। उसी लिए हम लोग एक ही तल का मतलब यही हुआ कि जो हमारा इतना जितना भी चीज है ये दोनों, मतलब आपतित किरण देखिए ऊपर हुआ, अपवर्तित किरण नीचे हुआ, अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में, यानी कौन तल में है, या तो x में है या तो y में है। एक ही समतल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। वही हमको समझाने का मतलब यही था कि अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, ये जेड तल में नहीं जा रहा है क्योंकि जेड तल यहाँ है ही नहीं है, और जेड तल को हम लोग बोर्ड पे दर्शा भी नहीं सकते, कोई भी नहीं दर्शा सकता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे।
ये डायग्राम आप लोग थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, मेरे पास जगह की कमी थी इसलिए थोड़ा सा साइड में हम ये बना लिए। ठीक है, पहला नियम ये हो गया यहाँ तक। दूसरा का नियम कहता है मेरे बाबू, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ग के लिए आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन आई, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, यानी इसी को हम लिख सकते हैं ऊपर साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अनुपात का मतलब बटा में होता है, बराबर एक नियतांक होता है। एक नियतांक जो एक स्नेल साफ थे, इसी नियम को साइन आई बटा में साइन आर को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। एक स्नेल साहब थे, वैज्ञानिक, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ये नियम दिया था कि साइन आई बटा में साइन आर बराबर एक नियतांक। एक नियतांक का मतलब होता है कोई निश्चित संख्या, ठीक है, जो कभी बदल नहीं सकता है, कॉन्स्टेंट, एक निश्चित संख्या होता है जो हमेशा कभी नहीं बदलेगा। तो इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि आप लोगों को परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, यही थोड़ा सा दो लाइन लिखकर साइन आई बटा में साइन आर लिखकर एक नियतांक लिख देंगे, यही स्नेल का नियम हो जाएगा। यानी बराबर में आप लोग करके लिख दीजिएगा स्नेल का नियम। ठीक है, बात समझ में आया? यानी इसी चीज को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसके आगे भी सॉल्यूशन होगा, मिटाते हैं ऊपर। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग बना लेंगे। देखिए, ये वाला आपतित किरण थी, ये वाला अपना अभिलंब है, यह हमारा अपवर्तित किरण है, यह हमारा आपतन बिंदु है। ये अलग से लिखे हैं, ये इसमें नहीं मिलाइएगा आप लोग लिखावट में। ठीक, ये तीनों पॉइंट अलग है, मिटाते हैं। तो मेरे बाबू अभी हम लिए थे कि साइन आई बटा में साइन आर बराबर क्या लिए थे, एक नियतांक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। यदि उसी के जगह यदि हम लोग मान लेते हैं n/1, ठीक है, आपेक्षिक अपवर्तनांक यदि हम मान लेते हैं आपेक्षिक इसी के बराबर आपेक्षिक अपवर्तनांक n/1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन आई बटा में साइन आर, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n2/n1 हो जाएगा, क्योंकि पहले लिए थे तो इसलिए n2 बटा में n1 का n1 लिख देंगे। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, इसका तिरछा ये, इसका तिरछा ये, तो n1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 साइन आई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा n2 साइन आर। देखिए इसका तिरछा इधर हुआ तो n1 साइन आई, इसका गुणा इधर हुआ तो n2 साइन आर। इसी यही फार्मूला आप लोग उतार लेंगे बाबू। इस फार्मूला पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इसमें बहुत सारा सवाल आप लोग का न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। इस नियम का एक और नाम है स्नेल का सममित का नियम। इस नियम को एक और नाम है स्नेल का सममित का नियम। इसको लिख लेंगे आप लोग यहां पर, स्नेल का सममित का नियम, सममित का नियम, ठीक है। इसी को यदि आप लोग से कभी पूछता है एक नंबर में कि बताइए मेरे बाबू स्नेल का सममित का नियम क्या होता है, तो आप लोग यही लिख देंगे छोटा सा n i साइन आई बराबर n2 साइन आर, यही चीज लिख देंगे। यही है स्नेल का सममित का नियम, यही होता है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, उतार लिए होंगे। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यदि प्रकाश की अपवर्तन का और भी कोई टॉपिक यदि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उसको भी पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको यही समाप्त करते हैं, ठीक है।